Hello and welcome again to the Selection Data YouTube channel. As we were discussing the previous year questions related to the different exam for the consideration of our CET exam, which is upcoming exam going to be held in October, September and December. So these are the questions which are related to your science subject. We are discussing these questions in the pattern of your syllabus which are given by the CET exam syllabus. So we have so far discussed the communication and space tech. Now we will move to the electric current, work and energy topic. Though these are questions not belong to the previous CET exam, but these are important because these are asked in various different exams before. So by relating this and and stick to the our syllabus, we will discuss these questions and we'll try to cover the surrounding topics also. And for the purpose of revision, we will do these questions in very fast and quick manner. So let's start. The topic is electric current, heat, work, and energy. The second or the third topic of your syllabus, go check your syllabus of CET 10 plus 2, and we are going in this particular syllabus pattern. And the first question is, which of the following options correctly explain the term heat budget? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीट बजट क्या होता है. द वर्ड बजट इटसेल्फ डिफाइन कि कुछ चीज़ हमने परचेज की है या फिर सेल की है, कुछ चीज़ इनपुट हुआ है, कुछ वापस आउटपुट हुआ है, कुछ चीज़ आई है, कुछ चीज़ गई है, इनके बीच का जो ट्रांजेक्शन का जो मेंटेनेंस होता है, जो बीच में हमने जो निकाल रहे हैं कि कितना बच गया, उसी को हम बजट बोलते हैं. यहाँ बात कर रहे हैं हीट बजट की. एक्सप्लेन द हीट बजट यानी क्या चीज़ आ रही है और जा रही है हीट. तो ये रिलेवेंट होता है हमारे अर्थ के इकोसिस्टम के रेस्पेक्ट में. जैसे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है, आपने ये ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी है, उसी से रिलेटेड है ये डेटा. आप इन दोनों टॉपिक्स के थोड़ा थोड़ा एक बार कवर कीजिएगा. ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब का वार्म होना, गर्म होना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको भी आप देखना. तो ये कह रहा है कि इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मैटर बाय द मोलिक्यूल्स. ये तो कंडक्शन होता है कि जब एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल को हीट ट्रांसफर होती है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. एनर्जी तीन टाइप से ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. सन से हीट अर्थ तक पहुंच रही है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, वो है रेडिएशन. हम एक पतीले को गर्म करते हैं गैस पे, तो वो उसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हीट के कांटेक्ट में आता है, वो उस हीट को अगले मॉलिक्यूल को या फिर अगले एटम को ट्रांसफर कर देता ही होता है कंडक्शन. लेकिन जब पानी पे वो हीट पहुंचती है, पतीले के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके नीचे वाले हिस्से पे जो हीट पहुंचती है, और वाटर मॉलिक्यूल जब उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो ट्रेवल करके ऊपर की तरफ आता है. ये होता है कन्वेक्शन. तो ये तीन मेथड होते हैं. तो ये तो कंडक्शन हो गया. इट इज द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन. हाँ, ये इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन, रेडिएशन मतलब हीट रेडिएशन. यहाँ से लगता है कि ये हीट बजट के बारे में है. इट इज द रेडिएटेड फॉर्म ऑफ अर्थ, इट इज द रेडिएटेड फॉर्म ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच द सरफेस ऑफ अर्थ अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन. केवल रिसीव करता है, इनको इंसोलेशन बोलते हैं. जो रिसीव हो रही है, जो इंसिडेंट रे जो अर्थ पे आके टकरा रही है, वो इंसुलेशन है. तो ये एक जनरल वे में भी हम बता सकते हैं, केवल बजट वर्ड से हम बता सकते हैं कि आंसर ऑप्शन नंबर बी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, अर्थ क्या होती है हमारी, एक हमको एक ऐसा एटमॉस्फेयर में रहना है जो ना तो ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो. इसलिए हर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे हैबिटेशन के लिए एकदम सूटेबल है, या यूँ कह लो कि हम इस पे अडेप्ट हो गए. अब दूसरी जगह हमें ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिएगा वापस रहने के लिए. दूसरे प्लेनेट पे अगर हम रहेंगे तो इतनी हीट ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, उसको मेंटेन करता है हमारा एटमॉस्फेयर. अर्थ पे जितनी भी रेडिएशन आती है, उसमें से लगभग लगभग जैसे 100% इंसोलेशन हो रहा है, उसमें से 50% एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के द्वारा. बीच में एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, कुछ एटमॉस्फेयर वापस रेडिएट कर देता है, 20% तो रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो लेकिन जब सनलाइट नहीं होती रात के टाइम पे, अर्थ वापस रेडिएट करती है. और इसमें एक कंसेप्ट आता है, ये क्लाउड्स जो है, जब यहाँ से हीट रे आती है, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं. तो इधर से भी हीट जाती है, तो उसको भी अर्थ की तरफ वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं. तो क्लाउड्स एक काम से हमको, जब हीट आती है दिन में तो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन रात में अगर क्लाउड्स रहते हैं तो हार्मफुल एक तरीके से, क्योंकि वो हीट को वापस रेडिएट नहीं करने दे रहे. इसलिए अर्थ या फिर वो सरफेस या वो एरिया गर्म रहेगा, हॉट रहेगा. इसीलिए ये क्वेश्चन भी आता है कि क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर.
गर्म क्यों रहती है क्लाउडी नाइट्स? क्यों? क्योंकि ये जो क्लाउड्स है वो वापस हीट को, जो अर्थ अपने हीट बजट को मेंटेन करने के लिए जिस हीट को रिफ्लेक्ट कर रही थी स्पेस में, उसको क्लाउड ब्लॉक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर। ओम का लॉ ही क्या है? ये पहली बात तो है, ओम्स लॉ कंडक्शन के लिए है, कंडक्टर्स के लिए है, यहीं से आप अंदाजा लगा लोगे। दूसरा क्या है, V इक्वल टू आई आर, मतलब आई होता है वो होता है करंट, आर होता है रेजिस्टेंस, और V होता है वोल्टेज। तो इसको लिखा ऐसे जाता है I इक्वल टू वी अपॉन में आर, कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग वायर से, वो उस वोल्टेज के तो प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आई इक्वल टू, सॉरी, आई प्रोपोर्शनल टू वी और आई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन में आर। यही ओम का लो है, ओम ने यही डिस्कस किया था, ओम जी ने इतनी बात बताई थी। तो यहाँ से अब ये पूछ रहा है कि वैलिड किस केस में है, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया, और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि जाएगा ही नहीं, कंडक्शन ही नहीं होगा बिल्कुल ही। इन दोनों के लिए अप्लाई नहीं होता, केवल कंडक्टिंग वायर के लिए अप्लाई होता है। सेमी कंडक्टर एक दूसरी चीज है। सेमी कंडक्टर के बारे में क्वेश्चन से पूछ जाते हैं कि कहाँ यूज होता है, तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं या जो प्रोसेसर्स होते हैं वहाँ यूज होते हैं। सिलिकॉन से बनते हैं मेनली, सिलिकॉन वैली अपने यूएसए में है। इंडिया के लिए अगर सिलिकॉन वैली पूछा जाता है कि इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है, सिलिकॉन वैली कंप्यूटर चिप्स या प्रोसेसर्स के लिए या कंप्यूटर पार्ट्स के लिए ही फेमस है यूएसए में। और उसी से रिलेटेड उसी की संज्ञा दी जाती है हमारे बेंगलुरु को, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद है, कपड़ों की मिल्स है वहाँ पे, रियल में मैनचेस्टर में है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इन वर्ड्स का तो मतलब जानते होंगे, इंसुलेटर क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कुचालक, चालक, अतिचालक, अर्धचालक। अगर ये बेसिक्स इतना नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा इन पे जाइएगा। बिल्कुल, चाहे आप कौन से भी बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, उनको तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी साइंस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली। लेकिन आप आर्ट्स, कॉमर्स या कोई डिफरेंट स्ट्रीम से हो तो आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा 7th 8th 9th 10th, इन चारों क्लास की साइंस बुक्स को। उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी बिल्कुल सिंपली। अगर आपको रियल में तैयारी करना है लंबा टाइम लेके, तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ये हमेशा के लिए काम में आएगा। आपके आगे अपकमिंग कोई भी एग्जाम में होगा तो वापस साइंस को जब आप रिवाइज करोगे उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो ये बेसिक्स जो आप बिल्ड करोगे इन किताबों से, तो वो आपके काम में आएगा। बाकी अभी अगर आप सीईटी को ही केवल फोकस कर रहे हो तो इसको अभी स्पीड अप चलने दो, इससे आइडिया हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली है ये नहीं मिलेगा अब एग्जाम में, बट इससे आइडिया रहेगा आपको कि कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आप कन्फ्रंट करने जा रहे हो उनके लिए। The sum of the potential energy and the kinetic energy is known as the mechanical energy। obviously ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मूवमेंट से आती है, जिससे मूवमेंट जनरेट होता है। मेनली यूँ मान लो, जब मूवमेंट से कोई एनर्जी अगर जनरेट हो रही है वही मैकेनिकल एनर्जी होती है। दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई चीज़ वेलोसिटी में हो, मोशन में हो उससे, या फिर कोई चीज़ खड़ी हो उसके पोजीशन के कारण। सच एज, जैसे आप टंकी के अंदर पानी भर दोगे और उस पानी के वेट से पानी नीचे आएगा, तो अगर टरबाइन घूमता है उसके वेट से, तो ऑब्वियसली वो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मूवमेंट हो गया। या फिर कोई तेज चलती हुई चीज़ किसी चीज़ को धक्का देती है, तो ऑब्वियसली वहाँ तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इन दोनों का सम ही क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी ऑब्वियसली नहीं होएगी, केमिकल एनर्जी बिल्कुल नहीं होएगी। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने से आएगी। केमिकल एनर्जी किसी केमिकल के कंबशन से जनरेट होगा, मोस्टली यही होता है। ठीक है, आगे आता है हमारा, टू प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम द लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज ऑन द टॉल स्ट्रक्चर। द लाइटनिंग कंडक्टर शुड बी मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है, बट कैन बी एनी शेप, नहीं, शेप भी इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग कंडक्टर हमेशा शार्प ही होते हैं, नुकीले ही होते हैं ऊपर से। ये जरूरी है कि इसका टिप का एरिया कम से कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो, कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकें कि, हाँ, कंसंट्रेशन वर्ड ठीक है, कि ज़्यादा हो जाए, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। आसपास के चार्जेस जो एटमॉस्फेयर में या क्लाउड्स में या जो रेंस में या जो एयर के अंदर जो चार्जेस जनरेट हो रखे हैं, वो इस टिप के पास अगर एक बार आएंगे तो उसका कंसंट्रेशन वहीं ज़्यादा रहेगा, तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इससे डैमेज कम होता है। तो ये शेप इंपॉर्टेंट है। तो ये एनी शेप हो सकता है क्या? नहीं। शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल रोड, हाँ ये भी सही है बात। कैन बी ऑफ एनी शेप, बिल्कुल गलत है। शुड बी मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही है। लाइक कॉपर विथ शार्प पॉइंटेड एज, तो डी ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनिमल विच कैन टॉलरेट द मोर समर हीट, ऑब्वियसली कैमल है इसका आंसर, बट हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए दूसरे नंबर पे फिर हमारा आएगा दूसरे, गधा और बकरी दोनों ही है। ये तीन एनिमल आप याद रखना कि ये ऐसे एनिमल है जो हॉटनेस को या फिर गर्मी को बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं। और सबसे ऊपर तो कौन सा है हमारा, कैमल, लेकिन दूसरे नंबर पे फिर गोट आएगा आपका आंसर। ये सीक्वेंस याद रखना, फिर डंकी ही आएगा, फिर काऊ, फिर बफेलो। ऑब्वियसली काऊ व्हाइट कलर की है, ज़्यादा रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, ब्लैक कलर की है भैंस, और ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो ये बहुत कम टॉलरेट कर पाती है हीट को, इसीलिए गर्मियों के टाइम पे तालाबों में भैंसों को आपने तैरते देखा होगा, जबकि गाय के अंदर स्वेट ग्लैंड, पसीने की जो ग्लैंड्स है, जो ग्रंथियां हैं, वो ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल फैक्चुअल आंसर है, डायरेक्ट ये याद होगा तो कर पाओगे, नहीं नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप तो बिल्कुल तुक्का ही लगाओगे, सीधी सी बात। In which of the following cases kinetic energy is being used in performing work? Obviously kinetic energy की बात हो रही है, कई मोशन की बात हो रही है, सीधा ये याद रखो। डायरेक्टली जब भी काइनेटिक एनर्जी दिख जाए, मूवमेंट, कोई चीज मूव हो रही है, उसी में काइनेटिक एनर्जी है। जो चीज मूव नहीं हो रही, जिसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जो चीज स्टैंड कर रही है, कहीं खड़ी है, अपनी किसी पर्टिकुलर अवस्था में है, और उससे एनर्जी जनरेट हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, उसका पोटेंशियल है वो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ध्यान से समझना, काइनेटिक एनर्जी बीइंग यूज होनी चाहिए वो, टू परफॉर्म वर्क। देखो, पेडलिंग द बाइसिकल टू कवर द डिस्टेंस, इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, हम मूवमेंट जनरेट हो रहा है। ड्राइविंग ए कार टू कवर अ डिस्टेंस, ऑब्वियसली हम मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। विंड मिल ग्राइंडिंग द व्हीट ग्रेन, और रोविंग द बोट, इसमें वापस हम मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ विंड के पास मूवमेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी है, जो किसको ट्रांसफर हो रही है, मिल को। जो पंखा घूमता है ना विंड मिल में, और उससे फिर हम टरबाइन घुमाओ, चाहे चक्की चलाओ, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी सी आंसर हो गया, जो यूज हो रही है। क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे आर, बिकॉज वो वूल के बने हुए होते हैं, और वूल हीट का इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी साइड नहीं होती, इसलिए हमारी बॉडी जो हीट जनरेट करती है, उसको वो ट्रैप करके रखती है अंदर ही, इसलिए हम गर्मियों सर्दियों में कपड़ों में गर्म महसूस करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि गर्मियों में पसीने से बॉडी ठंडी कैसे होती है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बॉडी की स्वेट ग्लैंड है ना, स्वेटिंग जनरेट करेगी, पर्सपायर करेगी, बॉडी में पसीने आएंगे, पसीने आने से क्या होता है, बॉडी के ऊपर वाटर आ गया। अब वाटर आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जाने के लिए उसको 100 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा, पर बाहर का टेम्परेचर तो इतना है ही नहीं, तो एक फिनोमेना होता है इवेपोरेशन। जो वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी को, ये बहुत सारे मोलिक्यूल्स थे, इनका सबका टेम्परेचर या हीट थी, सबके पास एनर्जी थी, वो कंबाइन करके किसी एक को दे देते हैं, और उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो वो वेपराइज हो जाता है। इस तरीके से समझ लो आप कि एक, इनके सबके पास जो एनर्जी थी वो इसको दे दी, इसलिए ये वेपराइज हो गया। ठीक है, तो बाकी का ऑब्वियसली है, टेम्परेचर कम होगा, बाकी की एनर्जी कम होएगी, इसलिए बाकी के ठंडे हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। जबकि वेपराइजेशन क्या हो जाता है, जब किसी चीज़ को गर्म करेंगे और उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, तो वेपराइज होना, तो सॉरी, उसके, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, तो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है, ये वेपराइजेशन है, ये इवोपरेशन है। तो इवोपरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है, बॉडी में पसीना आने से बॉडी ठंडी होगी, मटकी में पानी बाहर जाने से मटकी का पानी ठंडा होगा, मटकी ठंडी होगी। ये सब इवोपरेशन के ही एग्जाम्पल है। फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द प्रकाश ऑक्सीकरण किससे स्टार्ट होता है, फोटो। जब भी ये वर्ड दिख जाए, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। आंसर, लाइट। फोटोन, लाइट का पार्टिकल। द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ दिस, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, देखो, जब भी वर्ड आपको दिख जाए थर्मो, उसका मतलब ही क्या है, हीट। थर्मो दिख गया, थर्माकोल हो, थर्मामीटर हो, या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो, सबका मतलब हीट से ही है। हीट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, तो ये अर्थ है हमारा, इसका हमें पता है, कोर की तरफ जाएंगे तो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। एक जगह हीट यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे हीट डिफरेंस कम है, इन दोनों हीट के डिफरेंस को अगर हम किसी एक वायर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, तो वो कंडक्शन होगा हीट का। लेकिन इसी प्रोसीजर को इलेक्ट्रिकली वो यूज करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और उसी को बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा,
जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी या जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको। दूसरा हम थर्मल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे कर सकते हैं कि किसी चीज़ को गर्म कर दो, पानी को गर्म कर दो, और पानी को गर्म करोगे तो स्टीम में कन्वर्ट होगी, हाई प्रेशर से उसको टरबाइन को घुमा दो, ये भी एक थर्मल एनर्जी का एग्जांपल है। वो जो हमने बताया वो जियोथर्मल एनर्जी है। इस तरीके से थर्मो का मतलब ही क्या है, हीट। अब हमारे ऑप्शंस को देखते हैं कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तो आप देख लेना यहाँ बात हो रही है हमारे कि हम कोयले से या फिर किसी भी चीज़ से वाटर को गर्म करेंगे, वाटर गर्म होगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा, भाप में या स्टीम में। वेपर ऑब्वियसली है, इतना जो पानी एक कटोरे में रखा हुआ था उसको गर्म करेंगे, भाप बनेगा तो बड़े बर्तन में भी फैलेगा वो। लेकिन उसको उसी बर्तन में फिक्स करके रखेंगे तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और कम में डाल देंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और बिल्कुल छोटे नोजल से उसको बाहर निकालेंगे तो बहुत स्पीड से बाहर निकलेगा, जैसे कुकर की सीटी से बाहर निकलता है। उसी सीटी या फिर उसी प्रकार के नोजल से अगर स्टीम बाहर निकल रही है और वहाँ हम टरबाइन लगा दें, कोई फैन जिस पे वो स्ट्राइक करके उस फैन को रोटेट कर दे धीरे धीरे, उसी से हमारा उम, उसको बोलते हैं टरबाइन, और वो टरबाइन घूमेगा तो आर्मेचर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अगर उसको गर्म करने के लिए, अब पानी को गर्म करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, कोयला ले लो या फिर कोयला नहीं तो नेचुरल गैस से गर्म कर दो, नेचुरल गैस नहीं तो फिर पेट्रोलियम से गर्म कर दो, इन तीनों से किसी से भी कर सकते हैं। और ऐसे पावर प्लांट जिसमें हीट का यूज होकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर प्लांट जहाँ हम कोयला या फिर नेचुरल गैसेज या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करके उसको पानी को गर्म करते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसमें नुकसान ये है कि जब कोयला या पेट्रोलियम ये जलाते हैं तो ऑब्वियसली इससे पोल्यूशन जनरेट होता है। इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूल। उसमें कोई भी पोल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करे ऐसा जनरेट नहीं होता, उससे रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट जनरेट हो सकते हैं। क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ, ये क्यूरी ही नाम पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी से है, और पियरी क्यूरी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने के लिए। इन्होंने रेडियम को भी डिस्कवर किया है। उन्हीं के नाम पे एक नई यूनिट रेडियो एक्टिविटी की यूनिट को ही क्यूरी रख दिया गया है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी की है, वर्क फंक्शन की नहीं है, इंटेंसिटी गामा रेज की नहीं है, एनर्जी गामा रेज की नहीं है ना। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, पेरी क्यूरी मैरी क्यूरी को। एक तो फिजिक्स के लिए मिला है और एक इनको केमिस्ट्री के लिए मिला है। 2 फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, इनको ये याद रखना, पहली ऐसी महिला है ये। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, सोलर एनर्जी सनलाइट को केमिकल यानी कोई सनलाइट का यूज करके ऐसा सब्सटेंस बन जाए जिसके अंदर एनर्जी हो, तो ऑब्वियसली ये काम करते हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट्स जब सन एनर्जी लेते हैं तो जो CO2 एटमॉस्फेयर में है और जो वाटर उनके पास है उन दोनों को कंबाइन करके फूड बना देते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सारा काम कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। वाटर इज नॉट सुटेबल एज ए कैलोरीमीटर सब्सटेंस बिकॉज, पहली बात तो है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर मतलब एनर्जी को नापने के लिए, मैट्रिक मतलब मीटर यानी मेजरमेंट करने के लिए। कैलोरीमीटर या पदार्थ एक जल एक अच्छा चीज नहीं है, क्यों? देखो, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, डिफरेंस ज़्यादा हो, तो उस पानी को एक्सपेंड होने में टाइम लगेगा, या फिर उस पदार्थ को गर्म होने के कारण उसमें जो चेंजेज आएंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण। तो पानी को गर्म करें और तो वो फैले, या तो भाप में कन्वर्ट हो और या फिर वो अपने आप को एक्सपेंड करे, तो इसके चांसेस है। पर इससे बेटर कोई चीज़ अगर जल्दी एक्सपेंड हो रही है तो हम हीट को मेजर कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी चेंज हुआ और पानी फैल गया या फिर भाप बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये मर्क्यूरी के लिए, कॉपर के लिए या फिर अल्कोहल के लिए ये पॉसिबल है। लेकिन पर्टिकुलरली कैलोरीमीटर की बात करें तो हमें ये इसका यूज़ किया जाता है कि इस चीज़ को बनाने में कितनी एनर्जी यूज़ हो गई, या इस चीज़ को करने में कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है या खर्च हुआ है। इस चीज़ को नापने के लिए कैलोरीमीटर का एक सब्सटेंस बनाया जाता है, जो इसकी दीवारें होती हैं, जो बर्तन होता है वो किसका बनाया जाता है, कॉपर का। अब इस चीज़ को समझना कि ऐसा क्यों होता है। देखो, इसके लिए एक फिनोमेना आएगा आपके सामने, एक वर्ड आता है स्पेसिफिक हीट। कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक ऐसी हीट जितनी हीट अमाउंट चाहिए किसी 1 ग्राम लिक्विड को वाटर में या फिर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम किसी पदार्थ को करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को हम स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं।
तो वाटर को ज़्यादा चाहिएगी, कॉपर को कम चाहिएगी, क्योंकि उसमें कंडक्शन है। तो इसका आंसर है कि वाटर सूटेबल नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट उसकी हाई है, ज़्यादा हीट चाहिए होती है। जबकि हमको थोड़ी सी हीट ट्रांसफर होने पे भी अगर उसमें कुछ चेंजेज आए, वो हमें दिख जाए, हमें पता चल जाए, तो उसके लिए उसकी स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ एक और वर्ड आया हमारे पास, लेटेंट हीट। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है, जिस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर स्केल पे वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। अब आता है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ही क्या है? छुपा हुआ, हिडन। हिडन का लेटेंट का मतलब भी क्या है? हिडन। लेटेंट हीट ऐसी हीट जो छुपी हुई है, जो दिख नहीं रही। कैसे? जब आप पानी को गर्म करते हो, गैस पे आप पानी को रखना है पतीले में, और पानी रखना, उसको गर्म करोगे तो धीरे धीरे उसमें बुलबुले उठना स्टार्ट होंगे, और आप उसे उसको नापने के लिए एक थर्मोमीटर का अरेंजमेंट करके उसमें इस तरीके से रखोगे कि वो डिस्टर्ब ना हो, और थर्मोमीटर उस पानी के टेम्परेचर को गर्म करता रहे। पानी जिसका रूम टेम्परेचर 30-40 डिग्री था, या फिर 25 से 30 डिग्री था, वो अब गर्म होएगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे हम उसको हीट दिए जाएंगे। टेम्परेचर 50, 60, 70, 90, 95, 99 ऐसा हो जाएगा, और 100 पे आके रुक जाएगा। 100 पे आने के बाद में पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जबकि पानी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? स्टीम में। और हम उस गर्म इस पूरे प्रैक्टिकल को एक बॉक्स में पैक कर देते हैं कि स्टीम जो गर्म हो रही है वो भी बाहर ना जाए, ताकि हम स्टीम का भी टेम्परेचर नापें। तो स्टीम का भी अभी 100 डिग्री ही रहेगा, जब तक कि सारा पानी कन्वर्ट होके वेपर ना हो जाए। तो जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया, हीट तो हम उसके बाद में भी दे रहे हैं, पर हीट वो जा कहाँ रही है, हमें दिख नहीं क्यों रही है? दिख इन द सेंस ऑफ, हम आंखों से नहीं, हम अभी भी हीट जो दे रहे थे वो हमें दिख रही थी कहाँ पे? थर्मोमीटर पे दिख रही थी, कि हम का उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, पर हमको तो दिख रहा है ना, हम हीट दे रहे हैं। तो वो हीट जा कहाँ रही है? वो हीट उसके अंदर अभी भी है, बट हमें दिख नहीं रही, वो छुपी हुई हीट। ऐसी हीट को हम क्या बोल देते हैं? लेटेंट हीट। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू द नाइट्स बिकॉज, कंपेयर नॉर्मल नाइट आना चाहिए था। नाइट्स बिकॉज क्लाउड मेनली, अभी हमने देखा था, प्रोड्यूस हीट। प्रोडक्शन तो होता ही नहीं ना हीट का। रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ, हाँ। प्रिवेंट कोल्ड वेव्स फ्रॉम द स्काई टू डिसेंडिंग ऑन अर्थ, ना। एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमोसफियर, सेंड इट टुवर्ड्स द अर्थ। एटमोसफियर की हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जो अर्थ के द्वारा हीट भेजी जा रही है वापस। हाउ मच कैलोरी ऑफ एन एनर्जी इज रिलीज बाय द बॉइल्ड एग? 77। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई याद करने की चीज़ है ये तो। सीधा आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और भी याद कीजिएगा, मेरे को ये डायरेक्टली याद है। ऐसे और कोई चीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको, बाकी इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं। वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स, वही बात है। पानी में वाटर क्यों यूज होता है रेडिएटर में? रेडिएटर का मतलब क्या है? रेडिएट करना। रेडिएट मतलब एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर करना। इंजन में हीट जनरेट हो रही है, और उस हीट से इंजन ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो हो सकता है उसके पार्ट्स में डैमेज आ जाए, या फिर चौक हो जाए, पिघल जाए कुछ पार्ट। ऐसा ना हो, हम हीट को तो बाहर निकालो उससे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें पानी एक साइड से आए, उस इंजन के आसपास घूम के उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले, और दूसरी साइड से किसी दूसरी चीज़ को वो हीट दे दे, और वहाँ से हीट बाहर निकल जाए। ठीक है, इसके लिए अरेंज किया जाता है रेडिएटर, जो रेडिएट करेगा। जो कार के आगे ऐसे लगे हुए रहते हैं ना वो, जिनमें लाइनें, जिनमें पानी बहता है ऐसे, है ना। और कार जब चलती है तो हवा इसकी टकराती है, हवा ऑब्वियसली इससे टकराएगी, तो हवा गर्म हो जाती है उस रेडिएटर से। वो रेडिएटर में जो पानी आ रहा है वो जा रहा है इंजन की तरफ, इंजन से हीट लेके वापस आ रहा है, और यहाँ इसमें ऐसे घूम रहा है। इसमें घूमते टाइम ये उस रेडिएटर को गर्म कर देता है, और वो आने वाली एयर को गर्म कर देता है, एयर फिर उड़ जाती है। इस तरीके से वो पानी घूमता रहता है, और हीट इंजन से बाहर होकर बाहर निकलती रहती है। इसके लिए पानी की कैपेसिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, और हमने यही तो देखा अभी पिछले क्वेश्चन में, कि पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण ये एक बढ़िया यूज होता है कार रेडिएटर्स में। अब तो कूलेंट आते हैं जिसकी ऐसे डालते हैं, जिनकी वाटर से भी ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें बना ली हमने। वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम कोल्ड बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आगे देखने की जरूरत नहीं है, भारी उसमें किरणें उन्हीं कपड़े से होकर शरीर में प्रवेश करती है नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स हीट, इट इज गुड कंडक्टर, कंडक्टर तो है ही नहीं है। क्यूरी इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
if two bodies of different mass initially at the rest are act upon by the same force of the same for the same time, then the both bodies acquire the same kinetic energy. नहीं, kinetic energy सेम कैसे acquire करेंगे, क्योंकि मास तो डिफरेंस है, डिफरेंट मास है। लेकिन एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन भी सेम एक्वायर। मोमेंटम, ये जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है वो यही कहता है कि मोमेंट हमेशा प्रिजर्व रहता है। उसके अगर बॉडीज कोई भी चीज़ है जो इसमें फोर्स के कारण मूवमेंट जनरेट हो रहा है या मूवमेंट के कारण फोर्स जनरेट हो रहा है, उनका मूवमेंट प्रिजर्व रहेगा। तो यहाँ पे संवेग सुरक्षित रहता है। संवेग सुरक्षित का नियम न्यूटन का सेकंड नियम है। पहला नियम है हमारा इनर्शिया का, जड़त्व का। Electrons in the highest energy level of an atom are called valency electron। वैलेंसी या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऐसे संयोजी मतलब जुड़ना, संयोजन करना, प्रोटॉन सॉरी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये आंसर है सी। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे किसी एलिमेंट को ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक एलिमेंट से, ताकि उनके बीच में बॉन्ड बन जाए, संयोजन बन जाए, इसीलिए उनका नाम संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और वो आउटर मोस्ट लेयर के अंदर होने वाले हैं। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन मासेस पे तो नहीं करेगा। वेदर दे आर इन सॉलिड, इनकी स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, मासेस पे नहीं करता। हीट कंटेंट ना, वो करता है उनके टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर दोनों का बराबर है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एक ठंडा एक गर्म है तो एक दूसरे की तरफ हीट ट्रांसफर हो जाएगी। Ionization energy of nitrogen is greater than the oxygen because nitrogen gas has high bond dissociation energy। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं। स्टेबल हाफ फिल्ड 2p लेवल, हाई न्यूक्लियर चार्ज नहीं, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस नहीं। अब देखो कि ये बोल रहा है नाइट्रोजन ग्रेटर देन है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ोगे इनका, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 8 और 7वें नंबर पे आता है। साथ में अब इनका जो हम इलेक्ट्रॉन्स डालने का पहली क्लास है एस, फिर वो पी एस 1s 2 2s2 2p6 ऐसे डलता है, यानी 2 2 4 और फिर 6 और डल सकते हैं, पर इसके पास तो 7 ही है तो अब 3 ही बचे, जबकि इसमें 4 बच जाएंगे बाद में। 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते थे और 4 फिल हो गए, 2 बच गए। यहाँ 6 फिल हो सकते थे, 3 फिल हो गए, 3 बच गए, यानी आधा फिल है आधा खाली है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा है, इसलिए वो स्टेबिलिटी कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी कम इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण। ये समझ में नहीं आया होगा, ऑब्वियसली थोड़ा टेक्निकल है ये। मेरे ये मान के चलो, ये क्वेश्चन जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो ऐसे क्वेश्चंस को सेक्रीफाइस कर सकता है फॉर द सेक ऑफ अलग क्वेश्चंस। तो थोड़ा आप ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलो। अगर ये चीज़ आपको टॉपिक बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो इस टॉपिक को छोड़ दो, आप फिर किसी दूसरे टॉपिक, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो, या ज्योग्राफी जो जिसके क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, साइंस वाले बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, बाकी बच्चों को थोड़ा टाइम में आएगा, क्योंकि उनने 2 साल 3 साल इस चीज़ में खपाए खपाए हैं और उन चीज़ों को पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट ए पुअर कंडक्टर। देखो, नॉट ए पुअर कंडक्टर यानी गुड कंडक्टर है। नॉट, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा कि पहला टॉप वर्ड तो ये याद रखो, नॉन मेटल बोला है, नॉट ए पुअर कंडक्टर नहीं होना चाहिए, यानी गुड कंडक्टर होना चाहिए, है ना। तो इसका एग्जांपल सबसे ज़्यादा कार्बन का ग्रेफाइट आता है, पर ऑप्शन में नहीं है अगर हमारे पास, तो फिर ये गलत हो गया। तो नॉन मेटल होना चाहिए, ये सारे ही नॉन मेटल है वैसे तो। फॉस्फोरस कहाँ कंडक्टर है, ब्रोमीन, सल्फर, ये कंडक्टर नहीं है। सेलेनियम ये है, सेमीकंडक्टर बोला जाता है, मेनली ये सेमीकंडक्टर है। तो ये पुअर कंडक्टर तो नहीं है और नॉन मेटल भी नहीं है, तो यही आंसर हो गया हमारा। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी के अंदर या कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी के अंदर, लीवर मेनली ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। जब आप लंबे टाइम तक 1 2 3 4 दिन तक खाना नहीं खाते तो फिर ये ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है।
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ, क्या हो रहा है इसमें, केमिकल एनर्जी बन रही है, तो केमिकल एनर्जी इनटू रेडिएट एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या बन रहा है, केमिकल, ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, और इससे बाद में आगे स्टार्च, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे बनेंगे जो कि फूड के रूप में प्लांट के अंदर से हो जाएंगे। प्लांट भी उसी को यूज करेगा एज ए फूड, और हम भी उसी को यूज करेंगे एज ए फूड। सल्फर डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, सल्फर डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर के अंदर होती है तो एसिड रेन के खतरे बढ़ जाते हैं, एसिड रेन होने के चांसेस रहेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड को कम करना है तो ऐसी चीज़ों का एमिशन कम कर दो जिनमें से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती हो, जिससे पोल्यूशन के रूप में बाहर निकलती हो। तो लो सल्फर फ्यूल, जिसमें लो सल्फर फ्यूल है, रिड्यूस बाय यूजिंग, किसको यूज करें, बिल्कुल लो सल्फर फ्यूल को यूज करो, यही आ गया क्या आंसर। मोर एफिशिएंट कार इंजन, ये भी सही है। कैटलिस्ट कन्वर्टर इन इंडस्ट्री, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू अट्रैक्ट इट्स फैक्ट्री चिमनीज नहीं, ये तो सारे पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए हो गई। ये सारे पोल्यूटेंट्स को कम, हमने केवल सल्फर को टारगेट किया है, तो सल्फर लो फ्यूल, जिसमें सल्फर का कंसेंट्रेशन कम हो, ऐसे फ्यूल्स को यूज करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रिन्यूएबल सोर्स, रीन्यूएबल, तीन वर्ड को जोड़ दो, री यानी रिपीटेशन पे, न्यू बार बार न्यू हो जाए, और ऐसी एबिलिटी हो, ऐसा फ्यूल या ऐसा एनर्जी या ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो अपने आप को बार बार रिन्यू कर लेता हो, या फिर न्यू कर लेता हो, बार बार वापस बन जाता हो। तो ऑब्वियसली विंड वापस बन जाती है, खत्म ही नहीं होती। जियोथर्मल एनर्जी खत्म ही नहीं होती। एनर्जी ऑफ फोसिल फ्यूल खत्म ही नहीं होती। और सोलर एनर्जी कोई सी चीज़ है जो हर अपने आप में रिन्यू है। लेकिन अगर हम हमारे जीवन काल में देखें तो फोसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, डीजल और ये सारी चीज़ें, गैसेज, ये रिन्यू कर सकती है, पर इनमें करोड़ों साल लगते हैं। आपके जीवन काल में तो ऐसा नहीं होगा कि जो फ्यूल आपने कंज्यूम किया है वो उसने वापस बना दिया हो उतना उसी टाइम पीरियड में, नहीं। तो इसको कंसिडर किया जाता है नॉन रिन्यूएबल, कि ये रिन्यू नहीं हो रही, क्योंकि इसकी रेट रिन्यू होने की बहुत धीरे है। आंसर हमारा यही है। In the cell organelles in which the biochemical process of respiration and energy production occurs। हम इसके लिए हमारे डाइजेशन को पढ़ेंगे, जो भी सर होंगे जो डाइजेशन पढ़ाएंगे आपको, उसमें आप देखोगे कि ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ से ही पावर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे कंबशन होता है, यहाँ पे जो फ्यूल हम खा रहे हैं, जैसे बॉडी में इंजन होता है, गाड़ी में इंजन होता है, वहाँ पे फ्यूल जाके बर्न होता है, वैसे ही हमारा बॉडी के अंदर जो फ्यूल डाला गया लाइक ग्लूकोज, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट वेयर इट बर्न्स, और वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, ऑक्सीजन उसको बर्न करने के काम में आएगी। ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा हो गया। फोटोसिंथेसिस में चीज आके बन रही है सन की प्रेजेंस में, और वो चीज़ यहाँ आके वापस माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न हो रही है, तो वापस पावर मिल रहा है, हमको एनर्जी मिल रही है। यहाँ एनर्जी वापस फूड में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये किचन ऑफ द सेल है, जो कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल पिगमेंट ये काम करता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट वेयर सोलर एनर्जी या फिर हीट, सोलर सनलाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और बिकम अ फूड। तो वो हमारा किचन ऑफ द सेल है, ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हेनरी हेनरिएक, ऐसा ही नाम था साइंटिस्ट का पूरा, हेनरी हर्ट्ज, उसी के नाम पे इसकी यूनिट हर्ट्ज रख दी गई है, जो ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। हाउ फ्रीक्वेंट थिंग हैपन, जैसे दिन रात की फ्रीक्वेंसी क्या है, 24 घंटे। सन के अपने उसी पोजीशन पे अर्थ के घूम के उसके आने की फ्रीक्वेंसी 365 दिन है। और टाइम में सेकंड की फ्रीक्वेंसी, सेकंड का टाइम है मेजरमेंट, ये उल्टा। जैसे और चीज़ों की फ्रीक्वेंसी, चांद के घूमने की फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रिक्वेंटली चांद हमको वापस विजिबल हो जाता है, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी जो स्मॉलर अमाउंट है उसको हर्ट्ज में निकाला जाता है। The rate of change of linear momentum of a body falling freely under the gravity is equal to the kinetic energy। नहीं, वेट ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में आएगा, तो कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही है तब उसका एनर्जी जीरो थी। अब वो फ्री फॉल कर रही है तो उस पर कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है उसके मास पे, ठीक है। तो ये हो गया mgh, और जिस हाइट से गिरेगा, ठीक है। और फोर्स क्या होता है,
फोर्स होता है एम, ए एक्सेलरेशन यानी मास तो उस बॉडी का, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग जाएगा, तो ये वेट ही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि वेट एक तरीके का फोर्स ही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंटिन्यूसली लीनियर मोमेंटम चेंज होता जाएगा, क्योंकि बॉडी फ्री फॉल कर रही है, कंटिन्यूसली उसका ग्रेविटेशन बढ़ता जा रहा है, जो फोर्स जब वो लास्ट में स्ट्राइक करेगी उस टाइम पे हाईएस्ट होगा। Which among the following is not characteristic of transitional metal? ट्रांजिशनल मेटल ऐसे मेटल जो होते हैं जो मेटल्स की जैसे बिहेव करते हैं। उनकी इलेक्ट्रिकल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, हाँ उनके इलेक्ट्रॉन गेन, मेटल्स तो वही हैं जिन जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जिससे उनमें क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। लो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी नहीं, लो आयनाइजेशन एनर्जी, मेलेबिलिटी, ये तो मेटल की है। खैर, हमको ट्रांजिशनल मेटल, ऐसे मेटल जो मेटल की जैसे बिहेव कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। मोस्टली डी ब्लॉक में पाए जाते हैं ये सारे, और एक्सेप्शन है इसके मर्क्यूरी हुआ और सिलिकॉन, ये सारे। मर्क्यूरी इसका मेन एक्सेप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज एनर्जी? पावर, कहाँ गया, वर्क। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशनल मेटल? फोर्स की न्यूटन है, फोर्स की तो है न्यूटन, वर्क की है जूल, डेंसिटी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और पावर की क्या है, वॉट। तो जो एनर्जी की भी क्या होती है, जूल, और वर्क की भी क्या होती है, जूल, तो सेम एनर्जी की यूनिट किसके समान है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कौन सी चीज नहीं होती? थोड़ा डीप क्वेश्चन है। डीप तो क्या है, आप इसको पढ़ लोगे तो डायरेक्टली आपको यही याद रहेगा। डायोड अंदर होते हैं, ट्रायोड होते हैं। डायोड जिसमें दो रास्ते जा सकते हैं, यस नो का आंसर मिल जाता हो या पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती हो, वापस नहीं आएगा वो संदेश। ट्रायोड भी इसी तरीके से काम करते हैं, और ट्रांजिस्टर भी इसी। ट्रांजिस्टर बड़े हुआ करते हैं, पर आजकल उनकी जगह ही तो आईसी ऐसी चीज़ों का यूज किया जा रहा है। बट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का तो काम है वोल्टेज को कम ज़्यादा करना है, जो लाइट आ रही है उसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। जो ये रहती है हमारी, क्या बोलते हैं, कुंजी, उसकी जो घेराव को ज़्यादा करके या कम करके हम उसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर जिसको आप वो देखते हो गली नुक्कड़ों पे लगे हुए रहते हैं खुले, जिन पे करंट आने का खतरा रहता है, वो कहाँ आईसी के अंदर इनबिल्ट किया जा सकता है? नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द roof of a house towards the ground, the kinetic energy of the stone will be maximum, कहाँ होगी? अभी बताया था मैंने, just before it touches the ground। जब वो कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, तो जहाँ पे जाके वो स्ट्राइक करने वाला है उसके जस्ट एक सेकेंड या बहुत कम टाइम पहले ही वो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। व्हाट इज व्हाट इज ए न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक यूनिट है किसकी? ब्रेन की। बेसिक आएगा यहाँ पे। बेसल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही है। एंटी पार्टिकल, न्यूट्रॉन नहीं। एंटी पार्टिकल, पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी नहीं। बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं। हमारा क्या, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी सेल ही क्या है, न्यूरॉन है, और उसकी यूनिट को भी न्यूरॉन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, हर एक चीज की यूनिट होती है। यूनिट होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो स्केलर है या वेक्टर है। इन दोनों का मतलब ये है कि ऐसी यूनिट जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो उसको तो हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे डिस्टेंस, दूरी, यहाँ से कोई चीज़ मेरे से 5 किलोमीटर दूर है, इसके लिए मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी खिसकाव, यानी विस्थापन, एक जगह से मैं दूसरी साइड खिसक गया, तो मुझे वो साइड बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किधर खिसक गया, है ना। मैं 2 फीट राइट में खिसक गया, तो यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। ये तो बोलने में पता चल रहा है, लिखने में हम इनको किस तरीके से यूज में लेंगे, तो उनके कुछ रूल होते हैं कि जब वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट में रहेगी तो वो स्केलर हो जाएगी। ये थोड़ा टेक्निकल है, बट आप यूँ जान रखो, जिस यूनिट के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व है वो तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी। दूरी, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट वो क्या है हमारा,
वेक्टर क्वांटिटी, दूरी से स्पीड निकलती है जबकि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलती है दोनों चीज एक ही, मीटर पर सेकंड ये आएगी, मीटर पर सेकंड ये आएगा, पर इसको वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी से निकलता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन से निकलता है फोर्स, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सीलरेशन भी। इलेक्ट्रिक करंट, दो हमें पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन मानी जाती है, बट इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विच हम चेंज कर देंगे तो बिजली इधर से उधर चले जाएगी, लेकिन पावर उसमें भी फ्लो होगा। तो इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेट, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके अंदर आयंस नहीं है। प्योर वाटर मतलब एकदम प्योर, कोई मेटल नहीं है उसके अंदर, कोई टोटल डिजोल्व सॉल्ट नहीं है, कोई लवण नहीं है, कोई सॉलिड सॉलिड वेस्ट नहीं है, इसलिए अब उसमें आयंस को कैरी करने की क्षमता भी खत्म हो गई है, इसलिए वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्शन में कम होगा। नॉट वोलेटाइल, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है, वेरी गुड सॉल्वेंट नहीं है, फीबल आयोनाइज्ड, क्योंकि उसमें फीबल मतलब फीबली, फीबल मतलब कमजोर, उसके आयंस कमजोर है क्योंकि उसमें कोई लवण ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें कॉमर्शियली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा रही, वो कौन सा है। फायरवुड, जंगल से लकड़ी लाके जलाते हो घरों में खाना बनाने के लिए, वो कॉमर्शियल नहीं आती, बाकी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें कॉमर्शियली परचेज करनी पड़ती है। Which one of the following statement about the pyrolysis, which is a process for solid waste treatment, is incorrect? Incorrect ढूंढना है पहले, तो वर्ड है pyrolysis, दूसरा है incorrect, इनमें से कौन सा है। pyrolysis एक टेक्निक है, देखो पायरो वर्ड जहां भी दिख जाए, फायर, फायर का मतलब ही फायर है, आग है, ठीक है। पायरोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को अपन क्या करते हैं, टैंक के अंदर बंद कर देते हैं, बिल्कुल जिसमें ऑक्सीजन आप उसके पास नहीं जा सकती, और उसको या तो बहुत टाइम के लिए वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर उसको थोड़ा गर्म करके उसमें से उसको जो भी ज्वलनशील चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, और लास्ट में केवल चारकोल तार बच जाए, एकदम सॉलिड कोयला। ऐसे वेस्ट को हम ट्रीट करते हैं जिससे उससे गैसेस निकल जाती है, सिन गैस उससे बाहर निकल जाती है जो यूज में आती है बाद में, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस। जब गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में आग लगाई जाती है, अब बिना ऑक्सीजन की आग लगेगी नहीं, इसलिए गैसेज और जो वाटर मॉइस्चर है वो उससे बाहर निकल जाएगा बिना कोई आग लगे। It converts the waste into the solid, liquid and gas, of which the resultant liquid and gas can be used to produce energy. नहीं, the process occur at the temperature above 430 degree, ये सही है। At the atmospheric pressure, बिल्कुल। The process occur under the high pressure, at the temperature above 4, हाई प्रेशर पे नहीं करते इसको। इट इज थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन है थर्मोकेमिकल, ये भी सही है। बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा कर रहा है, उष्मा का रासायनिक अपघटन नहीं होता, उष्मा का बोल दिया ना, थर्मो नहीं, केमिकल डिकम्पोजिशन ही है ये। द प्रोसेस अंडर द हाई प्रेशर, नहीं हाई प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखेंगे और 400 से ज़्यादा डिग्री पे इसको गर्म किया जाता है। इट कन्वर्ट द वेस्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट नहीं करता, इन सबको सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है एट द एंड। Sprite in contact with body gives cool sensation because it's liquid, highly volatile. लिक्विड है, बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंट है, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। लिक्विड से तो फिर भी मतलब लगता है, गुड कंडक्टर नहीं है। हाईली वोलेटाइल, जल्दी ही वाष्पित हो जाता है। स्प्राइट या फिर थिनर मान लो, आप थिनर को कभी हाथ पे लिया होगा, या फिर अल्कोहल, या फिर आप वही मान लो सैनिटाइजर, उसको हाथ में लेते ही हाथ ठंडा हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो जल्दी से वाष्पीकृत हो रहा है। वाष्पीकृत होने का मतलब रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है उससे वो वेपराइज होकर चला जा रहा है, इसलिए वो गर्म हो गया और जो चीज बच गई वो ठंडी रह गई, ठीक है, वही हमारा इवोपरेशन वाला सिस्टम है। वर्क डन अपॉन ए बॉडी ओनली ए वेक्टर क्वांटिटी, केवल एक सदिश राशि पर, ओनली ए स्केलर क्वांटिटी, बोथ वेक्टर एंड स्केलर, नाइदर, केवल स्केलर क्वांटिटी। वर्क है ये, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। व्हाई डज आइस कवर्ड इन स्नो, व्हाई डज आइस कवर्ड इन स्नो डस्ट डू नॉट मेल्ट क्विकली,
सॉ डस्ट यानी बुरादा, लकड़ी का बुरादा। शोविंग, जब लकड़ी को काटते हैं, शो करते हैं, तो उससे जो बुरादा निकलता है, उससे अगर आइस को ढक देंगे तो वो पिघलेगी नहीं। क्यों? सो डस्ट डज नॉट अलाउ एयर टू टच द आइस, ठीक है ये भी। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सो डस्ट, नहीं। सो डस्ट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को कंडक्शन ही नहीं होने देती। सो डस्ट इज अ गुड कंडक्टर, कंडक्टर होती है हीट का तो वो पिघल जाती है, बैड कंडक्टर है। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती। द फ्यूज इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट व्हेन देयर इज ए हाई राइज इन इलेक्ट्रिक करंट। करंट अगर बढ़ जाएगा फ्लो होने का, तो उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा किसी वायर के अंदर, उतना ही ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हाई होगा, वायर ज़्यादा गर्म होगा। और फ्यूज वायर का तो मेल्टिंग पॉइंट ही कम है, ज़्यादा गर्म होते पिघल जाएगा, पिघलते ही तार टूट जाएगा, तार टूटते सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और हमारे ज़्यादा करंट एपरेटस में जाने से बच जाएगा। टीवी वीवी खराब होने से पहले हो जाएगा, फ्यूज टूट जाएगा ज़्यादा करंट के कारण। A good conductor while carrying a current is alternatively changed positive and negative ion, non-negatively charged, positively charged, electrically neutral, neutral रहता है कंडक्टर में, न्यूट्रल रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ्लो हो रहे हैं, बाकी चार्ज है ही नहीं इस पे। एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों से होती है, रेडियो नहीं, आर्टिफिशियल रेडियो नहीं, ये दो ही कारण हैं। अब बोल रहा है एनर्जी इन कंटिन्यूसली न्यूक्लियर क्रिएटेड ड्यू टू, अब देखो सन के अंदर हाइड्रोजन है, सन के अंदर हीलियम है, हीलियम के नाभिक टूट के दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन के एटम्स बनाते हैं, और हाइड्रोजन के एटम्स या फिर नाभिक यानी न्यूक्लियस जोड़ के एक हीलियम बनाते हैं। जुड़ना है फ्यूजन, टूटना है फिजन, दोनों ही क्रियाएं होती हैं। और यूं मान के चलो अगर फ्यूजन में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जनरेट हो रहा है, तो फ्यूजन में इसके भी 1000 गुना, 3 जीरो और लगा दो, इतना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है। तो अब बताओ कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन एनर्जी किसके कारण आ रही है, फ्यूजन के कारण या फिजन के कारण? वैसे तो दोनों है, मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। और न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए कम से कम इतना तो टेम्परेचर जरूरी ही होता है उसको, जितना न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट करता है उतना तो जरूरी है न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए। If an electron and a photon have the same wavelength, then they will have the same velocity, नहीं linear momentum। दोनों की वेव अगर सेम लेंथ की है तो उनका लीनियर मूव करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, उनका एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं होगा, एनर्जी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी तो डिफरेंट कर सकती है, मैटर पे डिपेंड करती है। When the two semiconductor of P and N type are brought in contact, they form a PN junction which act like N रेक्टिफायर यानी डायोड की जैसे वर्क करेंगे। अब ये तो पूरा टॉपिक समझ में आएगा, पी एन जंक्शन, एन जंक्शन, ये सारे तो ही समझ में आएगा। तो इसको तो एक बार आप स्किप कर दो, पूरा समझाएंगे तब। ओम लॉ ओबे किसमें? केवल कंडक्टर में। इन ऑल ऑफ अबव इलेक्ट्रॉन ट्यूब नहीं, सेमीकंडक्टर नहीं, केवल कंडक्टर पर, मेटेलिक कंडक्टर पे ही अप्लाई होता है, हमने पहले ही देख लिया, कंडक्शन के लिए ही है ये। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो वापस सनलाइट आ गई, लाइट के लिए फोटो वर्ड यूज होता है, फोटो वोल्टिक या फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसके लिए काम में आते हैं, तो कोई से भी काम में नहीं आते। वो अमंग द फॉलोइंग इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी, इनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश किया है आइंस्टाइन ने, E = mc²। ठीक है, एम मास है, ई एनर्जी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया है, और उन्होंने डिस्कवर किया है प्रोटॉन को, न्यूक्लियस को, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। डाल्टन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी है, आइंस्टाइन ये हो गया, प्लैंक ने प्लैंक डिस्टेंस बताई है, जो सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी हो सकती है उसको ही हम प्लैंक डिस्टेंस बोलते हैं। लेंथ की सबसे छोटी यूनिट प्लैंक की है। द रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज फॉर एन आर्क वेल्डिंग, यूं मान के चलो लगभग 70 के आसपास, 70 डिग्री के आसपास वोल्टेज चाहिए होता है आर्क वेल्डिंग में, आर्क को स्टार्ट करने के लिए। बाद में वो 40 से 60 के बीच में कंटिन्यूसली वेल्डिंग कर सकता है, स्टार्टिंग में ये चाहिए, तो यही बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है हमारा। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वर्क, इंडिकेशन देख लिए हैं। वी विल कम नेक्स्ट डे
again, and we will discuss different questions and different on the different perspectives. We will try to cover the different surrounding topics as well as the surrounding questions. These are the questions that are came or we been asking different राजस्थान एंड इंडियन नेशनल लेवल एग्जाम। सो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इनसे आपको आइडिया मिलेगा एक क्विक मैराथन की, जैसे आप अगर इनको देख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। कुछ क्वेश्चन इनमें से डायरेक्टली पुट अप हो जाएँ ऐसे चांसेस कम है, बट आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। जैसे ओम्स लॉ से हमने 2-3 क्वेश्चन आराम से देख लिया। अब ओम्स लॉ में आपको पता है कंडक्टर पे लगेगा, तो ये आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो किसी ऑप्शन में अगर सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है या और कुछ। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आगे। आगे का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? डाइट एंड न्यूट्रिशंस, ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर, यानी थोड़ा हम बायोलॉजी के अंदर डाइव करेंगे इस चीज़ को लेके। मैं कोशिश करूँगा कोई सिस्टम इसमें आए तो मैं उसको वहीं समझा दूँ, क्वेश्चंस फिर कम हो पाएँगे। लेकिन दूसरा चीज़, अगर आपको टेस्ट परचेज़ करना है तो 99 रुपीज़ के हैं, 14 या 13 टेस्ट है, जिनमें सारे बच्चे एक साथ टेस्ट देखते हैं, वहाँ पे आपकी रैंक वो मिल जाएगी। बाकी मैं यूँ कहता हूँ, आप इस नीव एजुकेशन की ऐप पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। इस टेस्ट का आपको सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन जिस भी फील्ड में आप उसमें जाइए और वहाँ पे कंटेंट में जाइए। कंटेंट में जाके आप इसको परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तब लेना जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं अब फुल टेस्ट दे सकता हूँ, तब 99 रुपीज़ खर्च करना। तब तक 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट्स हैं जो फ्री पड़े हैं, आप उनको अटेम्प्ट करो और उनको अटेम्प्ट करके अपने टॉपिक की नॉलेज का पता लगाओ। टेस्ट डलना अभी स्टार्ट हुए हैं, 5-7 टेस्ट डल गए हैं, डेली 2 से 3 टेस्ट इसमें डलते जाएँगे, आप उनको डेली अटेम्प्ट करो। और जो एक औकात होती है ना, अपने आप के नॉलेज की औकात आप पता लगाओ। जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप पढ़ लेते हो और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होएगा। आप पहले उसको पढ़ो, फिर उस चीज़ को कंप्लीटली इम्बाइब जो आपने किया उसको चेक करो कि आपका माइंड जो पढ़ रहा है वो उसको ध्यान दे रहा है या ऊपर-ऊपर से उसकी सरसरी निगाहों से आप देख रहे हो। तो वो टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नॉलेज की औकात को आपको बताएगी। और जब डर लगेगा, जब 40 में से केवल 38 क्वेश्चन गलत होंगे, कभी 35 क्वेश्चन गलत होंगे, तब डर लगेगा, तब आपको पढ़ने का मन करेगा या फिर आप गिव अप कर दोगे। दोनों ही केसेज़ में आपके लिए बेनिफिट है कि आप अपना टाइम खराब नहीं करोगे। तो आप जाइए सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। आपको लगता है कि अब आप फुली रेडी है तो फुल परचेज़ कीजिए इसको और फुल टेस्ट दीजिए। एक टेस्ट कल लग चुका है और अब आगे कंटिन्यूअसली इस पे टेस्टेड डलते रहेंगे। और अगर आपका कोई सजेशन हो आपके सीईटी के लिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ाना हो तो आप ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए हाज़िर हैं।